लूट की घटना को अंजाम दिया गया। दुकान संचालक को घर जाते वक्त रोका, हवाई फायरिंग की घटना को अंजाम दिया गया। पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। पुलिस सुरक्षा पर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। लोगों में पुलिस प्रशासन के खिलाफ गुस्सा है। घाघरा थाना क्षेत्र का यह मामला सामने आया है। सूचना प्राप्त हुई है कि हम लोग भिन्न भिन्न जगह लोकेशन पर जो भी सीसीटीवी लगे हुए हैं तो उसको हम लोग गहनता से उसका देख रहे हैं और एक दो जगह सीसीटीवी का फुटेज मिला है जिसमें कुछ संदिग्ध जो मोटरसाइकिल से जो लोग हैं दिख रहे हैं तो उसको हम लोग गहनता से उसको देख रहे हैं और हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं कि जितना जल्द हो सके इस तरह का जो घटना है इसको हम लोग उद्घाटन कर दें। रुपेश भगत हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता फोन लाइन पर है। रुपेश, ज्वेलरी दुकानदार से 1 करोड़ की लूट, पुलिस की कार्यशैली पर भी कई बड़े सवाल हैं। क्या कार्रवाई अब तक हो पाई है? जी, आपको बता दें ये जो पूरी जो बड़ी लूट की घटना का जो मामला है वो घाघरा थाना क्षेत्र से महज 100 मीटर की दूरी पर घटा है। ये पुटू रोड पर जब स्वर्ण व्यवसायी है शशांक सोनी जब अपनी दुकान बंद करके अपने घर की ओर स्कूटी में अपनी मां के साथ जा रहे थे, उसी दौरान पहले से रेकी कर रहे बाइक सवार 6 जो अपराधी पहुंचते हैं और हथियार के बल पर बंदूक की नोक पर उनसे करीब 1 करोड़ रुपए से अधिक की सोने की लूट की जाती है। उसके साथ में आपको बता दें 50,000 रुपए जो नगद था उससे भी जो अपराधी है लूट करके मौके से हवाई फायरिंग करते हुए निकल गए। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और छानबीन कर रही है। आपको बता दें घटना को घटे हुए अभी 14 घंटा से अधिक का समय बीत गया है, लेकिन पुलिस के जो हाथ है अभी भी खाली है। सबसे पहले जो स्थानीय लोग हैं उस पर जो पुलिस के खिलाफ आक्रोश देखा जा रहा है। लोगों का कहना भी है कि थाने से सटा इलाका होने के बावजूद जो अपराधी है इस बड़ी घटना को अंजाम देकर मौके से फरार हो जा रहे हैं और पुलिस अभी तक कुछ नहीं कर पा रही है। तो पुलिस की जो पेट्रोलिंग गश्ती जो की जाती है उस पर भी जो स्थानीय लोग हैं वो सवाल खड़ा कर रहे हैं और पुलिस जो एसडीपीओ है वो दल बल के साथ अभी भी मौके पर पहुंचे हैं और लगातार जिस दिशा पे जो अपराधी है वो भागे हैं वहां पर पुलिस के द्वारा में छापेमारी की जा रही है। जी चलिए, शुक्रिया रुपेश इस अपडेट के लिए आपका। जमशेदपुर से बड़ी खबर, जहां अतिक्रमण हटाने गई रेलवे टीम का विरोध हुआ है। आक्रोशित लोगों ने हाथापाई की है, पथराव भी किया। घटना में एक कर्मचारी घायल हुआ है। विरोध के बाद अतिक्रमण हटाओ अभियान रोका गया। इलाके में बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती है। रेलवे विभाग में लोगों को 7 दिनों का अल्टीमेटम दिया गया था। दोनों पक्ष से कागजात मांगे गए। रेलवे विभाग में 22 लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाया गया है। बागबेड़ा थाना क्षेत्र की ये घटना सामने आई है। मजिस्ट्रेट एडीएम साहब के ऑर्डर के साथ में एडीएम साहब, मजिस्ट्रेट और मेरा स्टाफ, आरपीएफ और लोकल पुलिस सभी की इन प्रेजेंट में इलेक्शन ड्राइव लेने आए थे। उसके बाद ये लोगों ने डंडा पहना, हाथ पैसे चलाने लगे। तो लॉ एंड ऑर्डर यहाँ तो वो लोग अपना जो है भंग कर दिए, बातचीत का रास्ता बंद कर दिए। तो हम अपना आदेश आगे को बढ़ा दिए हैं, जो ऊपर से आदेश होगा वो करना। आज ये लोग तोड़ने आए जिसका हम लोग विरोध कर रहे। रहती जमीन आपका क्या अधिकार है? अधिकार सीओ साहब का क्षेत्र का है। सीओ साहब नोटिस देंगे। आप कौन है नोटिस देने वाला? क्या वार्ता हुआ? अभी वार्ता चल रहा है, नहीं अभी कोई डिसीजन नहीं है। हम लोग का मांग है कि रहती जमीन आपका अधिकार क्षेत्र का बाहर है। एक यादव परिवार की लड़की को उपेंद्र जी ने छेड़ने का कोशिश किया, उसके हाथ को पकड़ा। जब इसका विरोध यहाँ के लोगों ने किया तो भागते फिर जो बोल रहे कि यहाँ के लोगों को झूठा के फंसा देंगे। जबकि मजिस्ट्रेट जिससे हमारी बात हो रही थी, अमित कुमार से बात हो रही थी, सभी से बात हो रही थी। इसी पर में जब उपेंद्र शर्मा के ऊपर जनता आक्रोश किए, इसलिए क्या कि एक लड़की को छेड़ रहे थे, गाली जो सरकारी कर्मचारी है और यहाँ की जनता को गाली गलौज कर रहे थे। बोकारो से बड़ी खबर, जहां करीब 3 साल से लापता युवक का नरकंकाल बरामद हुआ है। मृतक की पहचान खालिक बाबू अंसारी के रूप में हुई है। जानकारी के मुताबिक लापता युवक बरमसिया थाना क्षेत्र का रहने वाला था। साल 2022 की रात को संदिग्ध परिस्थिति में लापता हो गया था, जिसके बाद उसकी पत्नी ने गुमशुदगी का मामला दर्ज कराया, जिसमें मारपीट के बाद लापता होने की बात कही गई। लेकिन इसके बाद भी सालों तक पुलिस के हाथ खाली रहे। लेकिन मामला जैसे ही हाई कोर्ट पहुंचा, पुलिस तुरंत हरकत में आई, जिसके बाद 2025 में केस को दोबारा खोला गया और जांच तेज हुई। जांच के दौरान कब्रिस्तान से खालिक अंसारी का नरकंकाल बरामद हुआ।
मामला तो वही मारपीट का ही, मैंने मर्डर करके फेंक दिया, वही चीज़ होगा। अब तो हम लोग तो मालूम नहीं था, अभी तो पता चल रहा है कि क्या हुआ क्या नहीं। कैसा 2022 का मैटर है। तो ये देखिए कितना पुराना मामला, जिस मामले को पुलिस ठंडे बस्ते में टाल चुकी थी, लेकिन कोर्ट इस पूरे मामले को लेकर के जब सुनवाई करता है तो पुलिस की जांच तेज होती है और उसके बाद से चौंकाने वाला मामला सामने आता है। इस शख्स का नरकंकाल जो है वो बरामद किया जाता है। साल 2022 का यह मामला सामने आया था जब युवक लापता हो गया था और सालों तक पुलिस के हाथ खाली रहे। इस पूरे मामले को लेकर के जो शिकायत है वो भी दर्ज कराई गई थी। मृत्युंजय हमारे साथ न्यूज़ 18 संवाददाता फोन लाइन पर है। मृत्युंजय, सालों बाद ये नरकंकाल का मिलना, पुलिस की कार्यशैली पर भी कई सवाल खड़े हुए, कोर्ट भी बीच में आया, अभी क्या अपडेट इस पूरे मामले को लेकर? मैं आपको बता दूं कि ये सही बात है कि पुलिस पर जब तक कोई सक्षम न्यायालय हो या फिर बड़े अधिकारी जब तक दबाव नहीं डालते हैं मामले को लेकर, तब तक उद्भेदन नहीं होता है। पुष्पा हत्याकांड एक पहला मामला था, दूसरा यह मामला सामने आया है। 3 साल बाद कल देर रात को कंकाल बरामद किया गया है। तो आखिर पुलिस की कहां से चूक हो रही थी, क्योंकि उसकी पत्नी ने लापता होने का मामला दर्ज कराया था, बावजूद इसके पुलिस हाथ पर हाथ धरी बैठी रही। जब कोर्ट का दबाव, अन्य दबाव जब पड़ने लगा, जब कोर्ट का भय बोकारो पुलिस को फिर से देखने को मिलने लगी, तो आनन फानन में इस मामले का उद्भेदन कर दिया। सवाल तो कई हैं, क्योंकि 3 साल तक एक व्यक्ति गायब रहता है, उसका नरकंकाल मिलता है और कब्रिस्तान से बरामद होता है। सबसे बड़ी बात है कि कब्रिस्तान पर आखिर किसकी इजाजत से इस शव को दफनाया गया, कौन है इसके पीछे साजिश करता, क्योंकि बर्रा में ही वो अपने परिवार के साथ रह रहा था। सवाल कई हैं। अगर मामले की जांच पुलिस कर रही है, पुलिस जल्द इसका खुलासा भी करेगी। पहले डीएनए भी कराना है नरकंकाल का। तो ये हम कह सकते हैं कि परिवार वालों को तो दुख भरी खबर मिली है, लेकिन प्रशासन के लिए चुनौती और प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल उठ रहा। जी चलिए, शुक्रिया मृत्युंजय इस अपडेट के लिए। बड़ी खबर बेंगलुरु से है, जहां झारखंड की एक महिला की संदिग्ध स्थिति में किराए के कमरे में लाश मिली है। अडगुड्डी पुलिस स्टेशन क्षेत्र का यह मामला है। घर से मिले आधार कार्ड के अनुसार महिला धनबाद की रहने वाली बताई जाती है, जो बेंगलुरु में पहले एक निजी कंपनी में काम करती थी और फिलहाल बेरोजगार थी। पड़ोस के लोगों को जब उसके कमरे से दुर्गंध आना शुरू हुआ तो पुलिस को जानकारी दी गई, जिसके बाद पुलिस जांच के लिए पहुंची तो पता चला कि अर्धनग्न अवस्था में महिला का शव पड़ा था। शव को देखने से लग रहा था कि 2 से 3 दिन पहले उसकी मौत हुई होगी। फिलहाल यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि ये हत्या है या आत्महत्या। संजय हमारे साथ न्यूज़ 18 संवाददाता फोन लाइन पर। संजय, इस महिला की जो संदिग्ध परिस्थिति में लाश मिली है, पूरा मामला क्या समझ में आ रहा है, क्या आपके पास और जानकारी है? फिलहाल तो जो महिला है वह बेंगलुरु में ही जॉब करती थी और संदिग्ध अवस्था में वहां पर उसकी बॉडी मिली है। तो इससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि हो सकता है कि उसकी हत्या की वारदात हुई, लेकिन पुलिस या जांच के बाद ही सारा कुछ स्पष्ट हो सकता है। वही महिला धनबाद के हीरापुर के रहने वाली है और यहाँ उनके जो परिजन है उनका पता लगाया जा रहा है। यहाँ की पुलिस भी इस मामले की तहकीकात कर रहे हैं कि आखिर वो महिला हीरापुर में किस स्थान पर रहती है, उनके परिजनों के पास पहुंचने का प्रयास कर रही है, लेकिन पुलिस उन तक अभी नहीं पहुंची है। लेकिन पुलिस पूरी तरीके से पता लगा रही है कि आखिर महिला बेंगलुरु में इस कंपनी में काम करते थे और किन परिस्थितियों में गए थे। फिलहाल यहाँ की भी पुलिस ये जानकारी जुटाने का प्रयास कर रही है कि जो महिला थी वह बेंगलुरु में किस स्थान पर रहती थी और परिजनों से किस तरीके से संबंध था और फिर किस तरीके से वहां गई थी। जी शुक्रिया इस अपडेट के लिए। खबर जामताड़ा से है, जहां के सदर अस्पताल में डॉक्टरों की लापरवाही के कारण बच्चे की मां के गर्भ में ही मौत हो गई। घटना के बाद परिजनों में आक्रोश है और उन्होंने डॉक्टरों और अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की है। परिजनों का आरोप है कि अगर सही समय पर जांच और सोनोग्राफी हो जाती तो उनके बच्चे की जान बच सकती थी। परिजनों ने मामले को लेकर सिविल सर्जन को लिखित आवेदन देकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। साथ ही बीजेपी जिला महामंत्री ने घटना पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है और स्वास्थ्य मंत्री से जल्द कार्रवाई की मांग की है। एक मामला है सुबल गोराइन लादना का रहने वाला है, उनका पत्नी का डिलीवरी का डेट हो चुका था, वो उस डेट में यहाँ पे आए हैं, लेकिन डॉक्टर द्वारा बार बार बोला गया कि अभी आपका समय नहीं हुआ, अभी समय है।
अब बार बार बोल के वापस कर दिया जा रहा था, लेकिन प्रबंधन द्वारा, डॉक्टर द्वारा इसको ओवरलैप करके हुए उसे घर भेज दिया जाए। इसी बीच क्या है, 2 दिन बाद उनको दर्द उठा उसकी पत्नी का, और अस्पताल आने के क्रम में ही डॉक्टरों द्वारा, अस्पताल प्रबंधन द्वारा उसे मृत घोषित कर दी। इससे घोर स्पष्ट होता है कि इससे लापरवाही, डॉक्टर की कितनी बड़ी लापरवाही है। रांची से बड़ी खबर, जहां पाइपलाइन बिछाने के दौरान हादसा हुआ है। गड्ढे में मिट्टी गिरने से कर्मी दब गया। मौके पर मौजूद मजदूरों ने बाहर निकाला। डॉक्टरों ने कर्मी को घायल बताया है। सहकर्मी और परिजनों ने मुआवजे की मांग की है। चिरौंदी पेट्रोल पंप के पास ये घटना बताई जा रही है। तो गड्ढे में मिट्टी गिरने से कर्मी दब गया। हालांकि मौके पर कुछ और मजदूर लोग मौजूद थे जिन्होंने किसी तरीके से बाहर निकाला। डॉक्टरों के पास जब ले जाया गया तो इलाज किया गया। सहकर्मी परिजनों ने अब इस पूरे मामले को लेकर मुआवजे की मांग की है। चिरौंदी पेट्रोल पंप के पास की घटना बताई जा रही है। ओम प्रकाश हमारे साथ न्यूज़ 18 संवाददाता फोन लाइन पर हैं। ओम प्रकाश, ये हादसा कैसे हुआ? ये लापरवाही हुई क्या? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए तो सुरक्षा के कोई इंतजामात नहीं थे और उसी में पाइपलाइन बिछाने का काम जमीन के अंदर किया जा रहा था। इसी दरमियान जो मजदूर है रोहित महतो, वो उसे कंपनी के द्वारा बोला गया कि नीचे पाइप को बिछाने का कार्य करें। इसी दरमियान जो मिट्टी है वो खिसक गई और सुरक्षा इंतजामात न होने के कारण वो मिट्टी में दब गए, जिस कारण उनकी मौत हो गई। फिर उन्हें अस्पताल भी ले जाया गया। हालांकि चिकित्सकों ने इन्हें मृत घोषित किया, जिसके बाद जो तमाम लोग थे, जो स्थानीय कर्मचारी हैं, उनके द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। हालांकि आश्वासन जरूर दिया गया है, मुआवजे की बात का आश्वासन दिया गया है। तो वहीं पुलिस प्रशासन के द्वारा भी लोगों को समझाया बुझाया गया, जिसके बाद स्थिति जो है अब नियंत्रण में आई है। लेकिन जिस तरह से ये घटना घटी है वो कहीं न कहीं जो लोगों को भी झकझोर रही है। उनका कहना है कि सुरक्षा के लिए कोई भी सेफ्टी प्रिकॉशन जो होते हैं उसका अनुपालन नहीं किया जा रहा है, जिस वजह से इस तरह की घटनाएं जो है वो देखने को मिलती है। तो लोगों में आक्रोश था, जो कर्मी थे उनमें भी आक्रोश था। हालांकि कंपनी के द्वारा तमाम आश्वासन दिए गए हैं। आने वाले दिनों में जो सेफ्टी इक्विपमेंट, जो गैजेट्स हैं, उसकी भी पूरी तरह से मॉनिटरिंग की जाएगी। तमाम चीजों की जानकारी जरूर दी गई है, आश्वासन दिया गया है। अब फिलहाल जो स्थिति है वो नियंत्रण में है, जाम जो है वो हट चुका है। जी शुक्रिया ओम प्रकाश इस अपडेट के लिए। साहिबगंज से बड़ी खबर है, जहां गोदाम में अचानक आग लग गई। लाखों का सामान यहां जलकर खाक हो गया। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी है। लोग घबराकर अपने घर से बाहर निकले। दमकल ने आग पर काबू पाया। नीलकोठी थाना क्षेत्र का यह मामला सामने आया है। तो साहिबगंज से यह बड़ी खबर, जहां गोदाम में अचानक आग लग जाती है, लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। ये तस्वीर देखिए, जब इस अगलगी की घटना सामने आई थी, चारों तरफ राख ही राख नजर आ रहा है। कई बाइकें भी आपको जली हुई दिखाई दे रही हैं। घटना के बाद से इलाके में अफरा तफरी का माहौल हो गया। लोग घबरा गए और घर से बाहर निकले, अपनी जान बचाई। दमकल हालांकि पहुंची कुछ देर में और इस टीम ने आग पर काबू पाया। तब तक काफी नुकसान पहुंच चुका था। नीलकोठी थाना क्षेत्र का यह मामला सामने आया है। तो गोदाम की तस्वीर आप देख रहे हैं और इस तस्वीर के बाद तबाही। लेकिन बहुत दुख का बात है, बहुत दुख हुआ देख करके कि इतना बड़ा क्षति हम लोग को लगता है नगर पंचायत शहरी क्षेत्र में इससे बड़ा क्षति आज तक कभी नहीं हुआ था। 50 लाख से ज़्यादा का क्षति हमको देखने को मिल रहा है। पूछे भी कि लगभग 50, 60, 70 लाख का क्षति हुआ है। 6 जनरेटर है, 2,500 हज़ार कुर्सी है। और ये तो हम लोग का इनका जो पंडाल सेट था, हम तो देखते थे कि एक बार में 5 जगह ये बुक करते थे। हम लोग नहीं बता पाएंगे। हम लोग को अगल बगल के बच्चे जा कर के बोले तो हम लोग दौड़ कर के आए तो देखें कि आग लग गई है। सबको को बुलाए, प्रशासन को बुलाया गया, गाड़ी आई पानी की, सब मिल करके आग को काबू में पाया गया। रांची से बड़ी खबर, जहां धुरवा डैम में युवक ने छलांग लगा दी है। अब तक युवक का शव नहीं मिला है। डैम के किनारे कई लोग पहुंच चुके हैं। एनडीआरएफ को सूचना दे दी गई है। मौके से युवक की बाइक भी जब्त की गई है। नगड़ी थाना क्षेत्र का यह मामला सामने आया है। तो बड़ी खबर रांची से, जहां धुरवा डैम में युवक ने छलांग लगा दी। हालांकि स्पष्ट मामला नहीं हो पाया है कि क्या वजह रही होगी। एनडीआरएफ की टीम को सूचना दी गई है। बाकी कुछ स्थानीय लोग हैं, उनकी मौजूदगी यहां पर है। मौके से युवक की बाइक भी जब्त कर ली गई है। नगड़ी थाना क्षेत्र का यह मामला बताया जा रहा है।
जमशेदपुर से बड़ी खबर, जहां लोको पायलट की हत्या मामले में पुलिस ने 8 लोगों को हिरासत में लिया है। 70 लाख रुपए के विवाद में इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। आज मामले का पुलिस खुलासा कर सकती है। बागबेड़ा थाना क्षेत्र की यह घटना सामने आई थी और इसी मामले में 8 लोगों को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की गई है और आज पुलिस इस पूरे मामले को लेकर बड़ा उद्भेदन खुलासा कर सकती है। खबर सिमडेगा से है, जहां के बानो प्रखंड में ग्रामीणों ने तस्करी के लिए ले जाए जा रहे मवेशी को पकड़कर पुलिस को सौंपा है। जानकारी के मुताबिक तस्कर ओडिशा बॉर्डर से झारखंड में प्रवेश कर जमतई पंचायत के इलाके से गुजरते हैं और आगे खूंटी जिले की ओर बढ़ जाते हैं। ग्रामीणों ने प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग की है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और सभी मवेशियों को जब्त कर थाने ले आई है। धनबाद से बड़ी खबर, जहां बोलेरो की तेज रफ्तार और वाहन में टक्कर हुई है। शादी समारोह से लौटते वक्त हादसा हुआ है। घटना में कई बाराती घायल हो गए हैं। घायलों को SNMMCH इलाज के लिए भेजा गया। घटना में बोलेरो के पड़खच्चे उड़ गए। और आज हेमंत कैबिनेट की बड़ी बैठक होने जा रही है। दोपहर 3 बजे ये अहम बैठक होगी। सीएम हेमंत की अध्यक्षता में बैठक बुलाई गई है। कई अहम मुद्दों पर मुहर संभव है। जेटेट सहित कई प्रस्ताव पर चर्चा होगी और इसको मंजूरी मिल सकती है। तो हेमंत कैबिनेट की आज बैठक वक्त जो है वो 3 बजे दोपहर का रखा गया है। हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में ये कैबिनेट की बैठक होगी। तो जेएमएम आज की कैबिनेट की बैठक को लेकर जहां उत्साहित है, वहीं बीजेपी ने राज्य सरकार पर ही निशाना साध दिया है। दिल्ली से तुगलकाबाद, फिर तुगलकाबाद से दिल्ली चलने वाली सरकार है। पहले इन्होंने खुद ही हटा दिया जेटेट से भोजपुरी, मगही, अंगिका को, जो झारखंड के बड़े क्षेत्र खास करके बिहार से लगे सीमावर्ती क्षेत्र में बोली जाती है। फिर जब इनके ही मंत्रियों ने विरोध किया तो अब इनको वापस करना पड़ा और संभवतः कैबिनेट में आज इस पर चर्चा होगी। लेकिन ये सरकार कैसी सरकार है कि मुख्यमंत्री जी अपने ही प्रस्ताव को अपने कैबिनेट में पारित नहीं करा पाते हैं, उनको यू टर्न मारना पड़ता है। देखिए, आज की कैबिनेट में महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सकते हैं। जहाँ तक मुझे भी जानकारी है, जेटेट नियमावली पर कुछ फैसले हो सकते हैं। भाषाई विवाद जो खड़ा हुआ था उसका निराकरण हो सकता है। साथ ही कुछ महत्वपूर्ण फैसले इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, शहर में सुविधाओं को लेकर, बड़ी बड़ी योजनाओं की सौगात वो भी मिल सकती है। राज्य में सरकारी नियमों के खिलाफ बने अवैध भवनों के नियमितीकरण को लेकर राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। राज्य सरकार ने झारखंड अनाधिकृत निर्मित भवन नियमितीकरण नियमावली 2026 को अधिसूचित कर दिया है। ऐसे में अब 31 दिसंबर 2024 से पहले बने अवैध निर्माण को शर्तों के साथ वैधता दी जा सकेगी। इसके लिए वैसे भवनों के गृह स्वामी को 27 अप्रैल 2026 से 60 दिनों के अंदर BPAMS पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन देना होगा। आवेदन के साथ कुल शुल्क का 50% जमा करना जरूरी है। यह नियम राज्य के सभी नगरपालिका, RRDA और औद्योगिक नगरों में लागू होगा। आवेदन नहीं करने पर जुर्माने के साथ प्रशासन का बुलडोजर भी भवनों पर चल सकता है। तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी की ही झारखंड मुक्ति मोर्चा ये प्रकरण सत्ता में रही है, तो इसलिए अगर जो कुछ भी गलतियां हुई तो इनको सुधारना चाहिए। और साहब, अभी भी आपने इसको इतना टेक्निकल बना दिया है, इतनी इसके साथ अहर्ताएं जोड़ दी हैं कि सारे जो भी मकान अवैध रूप से बने हुए वो वैध नहीं हो पाएंगे। तो मुख्यमंत्री जी कुछ ऐसा लाइए कानून जिससे हर घर वैध हो जाए, बशर्ते वो किसी क्षेत्र का अतिक्रमण करके नहीं बनाओ। अभी भी आपके द्वारा लाए गए कानून के अधीन 70% मकान जो है वैध नहीं हो पाएंगे। इस पर चिंता कीजिए। पूर्ववर्ती सरकार की लापरवाही से न जाने बेतरतीब ढंग से कैसे बिना नक्शा पास कराए और लोगों ने घर बना लिया। कोई नियंत्रण नहीं था, कोई रेगुलेटरी बॉडी नहीं थी। लेकिन इस सरकार ने ये महसूस किया कि उन व्यक्तियों की कोई गलती नहीं है, कहीं ना कहीं लापरवाही जिस सरकार से भी हो उसे अब नियमित किया जाए और बहुत मामूली राज्य भर के बने वैसे तमाम मकान जो सरकारी नियमों के खिलाफ बने हों, अवैध बने हों, अनाधिकृत हों,
उनके लिए राज्य सरकार एक बड़ी सौगात लेकर आई है। राज्य सरकार वैसे तमाम मकानों के लिए अब झारखंड अनाधिकृत निर्मित भवन नियमितीकरण नियमावली 2026 को अधिसूचित कर दी है। मतलब कि इसके अधिसूचित होने के बाद राज्य भर में जितने वैसे मकान बने हैं जो अनाधिकृत हैं, अब उन्हें रेगुलराइज यानी नियमितीकरण उनका किया जा सकेगा। इसके लिए क्या है कि 31 दिसंबर 2024 से पहले बने अवैध निर्माण शर्तों के साथ वैधता हासिल कर सकेंगे। सभी नगर पालिका, आरआरडीए और औद्योगिक नगरों में यह नियम लागू होगा, लेकिन इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए समझना बहुत जरूरी है। 27 अप्रैल 2026 से 60 दिनों के अंदर BPAMS पोर्टल पर आपको ऑनलाइन आवेदन देना होगा और आवेदन के साथ ही कुल शुल्क का 50% जमा करना जरूरी है। लेकिन सबसे पहली बात क्या है कि अगर आप आवेदन नहीं जमा करते हैं तो जुर्माने के साथ प्रशासन का बुलडोजर भी आपके मकान पर चल सकता है। सबसे बड़ी चीज़ समझना यहाँ जरूरी है कि आप ये जान लीजिए कि आपका मकान किस नियम के तहत आता है। दरअसल आवासीय भवन के लिए न्यूनतम शुल्क 10,000, गैर आवासीय भवन के लिए 20,000 और 300 वर्ग मीटर तक के भवन ही इसके लिए पात्र होंगे। कुल मिलाकर कि राज्य सरकार का नियम आपके लिए वरदान है और अगर आपका भवन सरकारी नियमों के खिलाफ बना है, अभी तक अवैध है, अनाधिकृत है, तो आप अपने भवन को रेगुलराइज यानी नियमित कर सकते हैं। क्योंकि आमतौर पर जब ऐसी खबरें आती हैं कि किसी के मकान पर बुलडोजर चला दिया गया, प्रशासन का बुलडोजर चला है, तब आपका दिल धड़क जाता है। वैसे में दिल को ज़्यादा धड़कने मत दीजिए और सीधे राज्य सरकार की इस नियम का फ़ायदा उठाइए, ऑनलाइन आवेदन दीजिए। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। छोटे से ब्रेक का वक्त है।